और ओबीसी की जाति आधारित गिनती, ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का नरेंद्र मोदी ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। की आजादी, भाषण करने की आजादी, बोलने की आजादी मौलिक अधिकार है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी पाबंदी नहीं लगा सकता। अच्छा, नरेंद्र मोदी के जमीर ने ऐसी आवाज क्यों नहीं लगाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जमीर मरा हुआ है। तो सीए आसाम में छोटे लेवल पर लागू किया गया था, तो वहां पर क्या हुआ था? 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, मगर वहां 14,48,000 लोगों को, जिसको आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदू कहते हैं, उनको ही निकाल दिया। ब्राह्मण लोग हम लोगों को प्रचार करने के लिए हिंदू कहते हैं, ब्राह्मणों का गुलाम बनाने के लिए हिंदू कहते हैं। जब अधिकार देने का मामला आता है तो कहते हैं नहीं, तुम लायक नहीं हो। तो 17 अगस्त 1932 को जो सेपरेट इलेक्टोरेट बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा हासिल किया गया था, उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था और पूना पैक्ट शेड्यूल कास्ट के लोगों पर थोपा गया, और बाद में संविधान लिखने के दौरान शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर भी थोपा गया। किस लिए थोपा गया? तो यहां पर शाहू महाराज का एक स्टेटमेंट जिसको सब्जेक्ट बनाया गया है, वो है नामधारी नेतृत्व, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का, अंग्रेजी में नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का। तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन यानी नामधारी प्रतिनिधित्व, नामधारी नेतृत्व। तो बाबा साहब आम्बेडकर इस थ्योरी के विरोध में थे और इस वजह से गांधी जी के साथ उनका झगड़ा हुआ। गांधी जी के साथ में और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में झगड़ा होने की कोई निजी वजह नहीं थी, कोई निजी कारण नहीं था। गांधी जी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन की वकालत करते थे और बाबा साहब आम्बेडकर रियल रिप्रेजेंटेशन की वकालत करते थे। आज भारत में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, तो इनके द्वारा ओबीसी के लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है पार्टी के द्वारा, वो ओबीसी के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ओबीसी के प्रधानमंत्री है। वो खुद भी कहते हैं कि वो चाय बेचने वाले हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं। ये प्रचार करते हैं, लोगों को जानकारी के लिए बताते हैं। मगर नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल पूरी टर्म खत्म की। अभी 2022 है, 23 का साल बाकी है भाई, 24वें चुनाव है। और ओबीसी की जाति आधारित गिनती, ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का नरेंद्र मोदी ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। ओबीसी का ही आदमी, ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है। यह सुनने में स्वाभाविक नहीं लगता है। इसके बावजूद भी उन्होंने किया। इससे प्रूव होता है, सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है यह नामधारी नेतृत्व है। अंग्रेजी में जिसे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है, ये जो शाहू महाराज ने कहा, तो नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है और नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण नहीं, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। भारत के संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया है, उसमें आर्टिकल 19 में लिखा है अभिव्यक्ति की आजादी, भाषण करने की आजादी, बोलने की आजादी मौलिक अधिकार है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी पाबंदी नहीं लगा सकता। आर्टिकल 19 का मतलब है मौलिक अधिकार।
नरेंद्र मोदी कहता है मैं पिछड़े वर्ग का हूं, ओबीसी का हूं, चाय बेचने वाला हूं, और उसके ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। जब उसके ही विरोध में हलफनामा दाखिल करता है तो नरेंद्र मोदी के जमीर ने नरेंद्र मोदी को आवाज नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी के जमीर ने नरेंद्र मोदी को आवाज नहीं लगाई। जैसे जब नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के विरोध में हलफनामा दाखिल किया तो नरेंद्र मोदी के जमीर ने आवाज नहीं लगाई। जैसे अरे नरेंद्र, तू तो कहता है तू ओबीसी का है, तू तो कहता है तू पिछड़े वर्ग का है, तू तो कहता है तू चाय बेचने वाला है, फिर भी इसके ही विरोध में तुमने हलफनामा दाखिल कर दिया। हाँ? इसके ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर दिया। ऐसी कोई आवाज नरेंद्र मोदी के जमीर ने नहीं लगाई। अच्छा, नरेंद्र मोदी के जमीर ने ऐसी आवाज क्यों नहीं लगाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जमीर मरा हुआ है, और जिसका जमीर मरा हुआ होता है वो जिंदा नहीं होता, और अगर होता है तो वो जिंदा घूमती फिरती लाश की तरह होता है। जिसका जमीर जिंदा होता है वही जिंदा होता है। नरेंद्र मोदी का जमीर मरा हुआ है, इस वजह से उसका जमीर उसको रोकने के लिए कोई आवाज नहीं लगा रहा है। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को यह बात समझा रहा हूं कि जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा आप लोगों के सामने आया हुआ है, और अगर इसको बदलना है, इस परिस्थिति को बदलना है, इस परिस्थिति को अगर आप बदलना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि इतना अकड़ा हुआ आदमी जिसको 5 मार्च 2013 को हमने संसद में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए मजबूर किया और करवाया, भारत बंद कर, इतनी बड़ी संगठित शक्ति है। दूसरा भारत बंद किया 29 जनवरी 2020 को, यानी लॉकडाउन लागू होने के पहले भारत बंद किया। ये सीए के बारे में लगा, तो सीए आसाम में छोटे लेवल पर लागू किया गया था, तो वहां पर क्या हुआ था, 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ये नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का क्या मामला है? जब नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उसको डिटेंशन कैंप में, जेल नुमा कैंप में रख दिया जाता है। ये बात आसाम में हो रही थी, तो वहां के लोगों ने हमारे वामसेफ के लोगों से संपर्क किया कि इसमें आप हमारी मदद करो। उन्होंने कहा कि आसाम में तो बहुत ज्यादा ताकतवर हमारा संगठन नहीं है, मगर वामसेफ भारत में ताकतवर संगठन है, आपकी मदद कर सकते हैं। कहा कौन कर सकते हैं? वामन मिश्रा। ये कौन है? कहा ये वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहा मिलेगा? दिल्ली। कहा दिल्ली में तो हम जिंदगी में नहीं कभी गए। तो हमारे लोग उनको लेकर आए दिल्ली, मुलाकात हुई, तो उन लोगों को मैंने कहा आप आसाम की राजधानी गुवाहाटी में जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, आसाम में एक रैली करो। तो उन्होंने रैली की, मुझे बुलाया, मैं वहां गया। वहां मैंने उसको 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जब आंदोलन आसाम में चल रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे, SC ST OBC? तो उन्होंने कहा कि खदेड़ने का जो आंदोलन चल रहा था हम उसमें शामिल थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जो आंदोलन चल रहा था उसमें हम शामिल थे। तो मैंने कहा फिर अब क्या समस्या पैदा हुई? जब आप खदेड़ने की ही आंदोलन में शामिल थे तो अब क्या समस्या पैदा हुई? कहा हमारा ही नंबर लगा दिया। 19,48,000 में 5 लाख मुसलमान और 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया, जिनको सारे देश भर में ब्राह्मण कहते हैं ये हिंदू है, शेड्यूल कास्ट हिंदू है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू है, OBC हिंदू है।
मगर वहां 14,48,000 लोगों को, जिसको आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदू कहते हैं, उनको ही निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ये तो प्रचार करने के लिए हिंदू है। हिंदू हिंदू कुछ है नहीं है। ब्राह्मण लोग हम लोगों को प्रचार करने के लिए हिंदू कहते हैं, ब्राह्मणों का गुलाम बनाने के लिए हिंदू कहते हैं। जब अधिकार देने का मामला आता है तो कहते हैं नहीं, तुम लायक नहीं हो। लायक नहीं होगा क्या मतलब है? नालायक हो। क्योंकि एक डायरेक्ट लैंग्वेज होती है जो हमारे लोगों को जल्दी समझ में आती है। मान लो कि आपको कहा जाए तुम नालायक है, तो हमको बहुत गुस्सा आता है, अरे नालायक कह रहे हो, हमारे लोगों को बहुत गुस्सा आता है। मगर इनडायरेक्ट लैंग्वेज में कहा जाए तुम लायक नहीं हो, तो हमारा आदमी सोचता क्या कर रहा है, लायक नहीं। यानी अगर कह दिया नालायक हो, जल्दी समझ में आता है। हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज कम समझ में आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इस तरह से हम लोगों को आज के हालात में, आज के परिस्थिति में ये बात जानना और समझना होगा कि किस तरीके से ये देश में, किस परिस्थिति में हम लोगों को बदलाव लाने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। तो हमने संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग किया। सीए के विरोध में भारत बंद किया, भारत बंद हुआ। भारत बंद होने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो सीए कानून पार्लियामेंट में पास किया था, वो कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है, अभी तक लागू नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी को भाजपा के लोग बोलते बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। अगर नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है तो उसका कानून लागू ना होने देने वाला आदमी कितना शक्तिशाली है? तो हमने नहीं लागू होने। नरेंद्र मोदी भी शक्तिशाली है, उसका कानून लागू ना होने देने वाला मोहम्मद मिश्रा भी शक्तिशाली है। रोक के रखा हुआ है, कचरा कुंडी में रखा हुआ है नरेंद्र मोदी का कानून जो है पार्लियामेंट में। अभी ओबीसी का नीट का मामला था, मेडिकल साइंस में एडमिशन का, केवल कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने से हल करना पड़ा, भारत बंद नहीं करना पड़ा। इसलिए साथियों, आप लोगों को ये बात मैं समझा रहा हूं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। इससे सबक लेकर हमने संगठित शक्ति का निर्माण किया और ये संगठित शक्ति आज इतनी बढ़ गई है कि हम उस शक्ति का उपयोग बदलाव करने के लिए कर रहे हैं और वो बदलाव होने की दिशा में हम लोग अपने शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। इतनी विशाल शक्ति निर्माण हो गई है। आपको यही अनुरोध करता हूं कि इस शक्ति को बढ़ाने का काम करो। आने वाले 10 साल में मैं 20 बार भारत बंद करूंगा। आप बोलेंगे क्या? क्योंकि हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं ना। 6 महीने में 1 बार भारत बंद, साल में 2 बार भारत बंद, 10 साल में 20 बार भारत बंद। तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का कोई आदमी भारत में नहीं बचेगा जिसको मालूम नहीं होगा कि उसकी लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूं। सबको मालूम हो जाएगा और फिर सबको मालूम हो जाएगा तो कोई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का आदमी हमारे आंदोलन से दूर नहीं रहेगा। अगर दूर नहीं रहेगा तो हमारे साथ जुड़ जाएगा। अगर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो फिर आजादी जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। ये करना होगा, ये करने का काम करो। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आपका दुश्मन आपकी ताकत तोड़ने का काम कर सकता है, उसके लिए सावधान रहो। हमारा दुश्मन आमने सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ सकता हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ आमने सामने लड़ेगा तो दूसरा भीमा कोरेगा होने का खतरा पैदा हो सकता है। वो आमने सामने नहीं आएगा। इसलिए हमारे में से ही कुछ लोगों को पकड़कर तोड़फोड़ करने का काम कर सकता है, तो सावधान रहो। अगर सावधान रहोगे, अपनी ताकत बढ़ाते रहोगे, यही ताकत आपको शक्तिशाली बनाएंगे और शक्तिशाली ताकत के आधार पर
आप लोग अपनी आजादी खुद हादिज करने के लायक हो जाओगे। इतना ही इस मौके पर मैं कहना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।